Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. Today we will start new topic, that is game theory. Today we are going to study about game theory. तो game theory होता क्या है? Game theory is a mathematical model for the decision making. मतलब game theory की मदद से, ये game theory की मदद से हम लोग decision making का काम करते हैं. तो decision making में भी हमारा तीन तरह का सिचुएशंस आ सकता है. एक होता है डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन, दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन और तीसरा होता है अनसर्टेनिटी सिचुएशन. मतलब डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि है ना, डिटर्मिनिस्टिक मतलब हम लोग डिटर्मिन है कि हाँ यही होगा, और प्रोबेबिलिस्टिक मतलब कि हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाए हैं कि ये होना चाहिए. और अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी तो ऐसा चीज़ होता है कि आप उसका कोई भी अनुमान कुछ भी नहीं हो सकता है. जैसे कि आप लोग बहुत लोग सोचे होंगे कि हम लोग 2020 में ये काम करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन ये एक अनसर्टेन सिचुएशन आ गया कि कोविड आ गया और जिसकी वजह से हमारा सारा प्लान्स फ्लॉप हो गया. तो ये अनसर्टेनिटी ये होता है सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन है जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते. हम लोग जनरली डिटरमिन रहते हैं कि या तो मेरा वही चीज़ आने वाला, हम लोग कन्फर्म है. प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन होता है, हाँ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, या तो फिर अनसर्टेनिटी. तो ये तीन तरह का सिचुएशन होता है. तो डिसीजन मेकिंग में हमारे यही तीन सिचुएशन हो सकता है. अब देखो गेम थ्योरी में हम लोग क्या क्या टर्म्स का यूज़ करते हैं, व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ गेम थ्योरी. तो आप जनरली देखोगे कि गेम थ्योरी में हमारा एक होता है प्लेयर, ठीक है. और जनरली गेम थ्योरी में दो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी. ये आपका प्लेयर ए है और ये आपका प्लेयर बी. फिर हम लोग यहाँ पे आप देखना कि गेम थ्योरी में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग एक देखोगे, एक वर्ड सुनोगे स्ट्रैटेजी. तो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय डिफरेंट प्लेयर. मतलब जैसे कि है ना, स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे कोई भी काम करने से पहले एक प्लान बनाते हैं ना, वही हमारा स्ट्रैटेजी हो गया. तो इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय डिफरेंट प्लेयर्स. जैसे प्लेयर ए क्या स्ट्रैटेजी बनाया गेम को जीतने के लिए, प्लेयर बी क्या स्ट्रैटेजी बनाया गेम को जीतने के लिए, वो हमारा कहलाता है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्योर स्ट्रैटेजी और दूसरा होता है आपका मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. ये आपका टू टाइप हो गया स्ट्रैटेजी का, पहला स्ट्रैटेजी और ये दूसरा. तो देखो पहला हम लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि प्योर अमंग वेरियस स्ट्रैटेजी इफ द कंपनी सेलेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एंड इग्नोरिंग द रिमेनिंग स्ट्रैटेजी देन इट इज़ प्योर स्ट्रैटेजी. मतलब बहुत सारा स्ट्रैटेजी था, उसमें से अगर कोई कंपनी है जो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करे और रेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी को कैंसिल कर दे, इग्नोर कर दे, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं कि वो प्योर स्ट्रैटेजी है. जैसे कि मान लो कि तीन स्ट्रैटेजी था, P1 P2 P3, एंड प्लेयर सेलेक्ट सेकेंड स्ट्रैटेजी. प्लेयर जो है वो सिर्फ सेकेंड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, बाकी रेस्ट ऑफ द P1 P3 मेरा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, बस P2 को चुना और वही मेरा वन है. तो ऐसे केस में हमारा स्ट्रैटेजी जो है गया वो प्योर स्ट्रैटेजी हो गया, सिर्फ हम एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर आगे बढ़े. ठीक है. तो ये चीज़ आप याद रखना कि चूंकि ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी है तो इसका भी सम वन होता है. लेकिन अब आप देखो हम यहाँ पे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में क्या है कि इफ़ अ प्लेयर फॉलोज मोर देन वन स्ट्रैटेजी देन द प्लेयर इज सेट टू फॉलो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. मतलब कि अगर मान लो कि मोर देन वन स्ट्रैटेजी अगर वो यूज़ कर रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे P1 P2 P3 जो है आपका तीन स्ट्रैटेजी था, तो वो 0.65 जो है मतलब 65% के आसपास स्ट्रैटेजी वन को यूज़ कर रहा है और 35% जो है स्ट्रैटेजी टू को यूज़ कर रहा है और स्ट्रैटेजी थ्री को यूज़ ही नहीं कर रहा है. लेकिन यहाँ पे तो मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी हो जाएगा. लेकिन यू स्टूडेंट्स यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड दैट सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ वन बट ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज़ लेस देन वन. मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी वन होता है, लेकिन कोई भी एक ऐसा भी स्ट्रैटेजी नहीं होगा जिसका वैल्यू वन से ज़्यादा होगा. तो ये आपका हो गया पहला टर्मिनोलॉजी प्लेयर्स हो गया, दूसरा टर्मिनोलॉजी स्ट्रैटेजी हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. तो इट इज़ द आउटकम ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. आउटकम ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लेयर ए है, प्लेयर ए मतलब 1 2 3 तीन प्लेयर ए में आते हैं और वह प्लेयर बी में 1 2 3 ये है. अब यहाँ पे आपका 20 30 15 10 ये सब लिखा हुआ है. इफ़ पे ऑफ मैट्रिक्स इफ़ देयर इज़ नेगेटिव नंबर देन देयर इज़ गेन फॉर प्लेयर ए एंड लॉस फॉर प्लेयर बी, एंड इफ़ देयर इज़ नेगेटिव नंबर देयर इज़ लॉस
फॉर प्लेयर ए एंड गेन फॉर प्लेयर बी। मतलब देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इफ़ देयर इज पॉजिटिव नंबर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है इसका मतलब हमारे प्लेयर ए के लिए गेन की बात है और प्लेयर बी के लिए हमारा लॉस का बात है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर है, इस पे अगर इस पे ऑफ मैट्रिक्स में अगर कोई मेरा नेगेटिव नंबर है तो वो हमारे लिए प्लेयर बी के लिए गेन की बात है, लेकिन प्लेयर ए के बी के लिए गेन की बात है, लेकिन प्लेयर ए के लिए लॉस की बात है। तो इसको हम लोग प्रीवियस, इट इज़ द आउटकम ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो ये आपका पे ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसी से हम लोग गेम के काम को करते हैं। तो आप देखो अब नेक्स्ट हमारा है इन द गेम थ्योरी, दो तरह के प्रिंसिपल्स का यूज़ हम लोग करते हैं, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल और एक होता है मिनीमैक्स प्रिंसिपल। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब होता है मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटीड गेन ऑफ प्लेयर है, मतलब मिनिमम जितना गारंटीड गेन है ऑफ प्लेयर है उसको मैक्सिमाइज करना। मिनिमम गारंटेड गेन को मतलब प्लेयर ए के गेन को जब हम मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमम गारंटेड गेन को अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल। और मिनीमैक्स का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज करना मैक्सिमम लॉस को। ठीक है, हर कोई यही चाहता है कि जो मेरा मिनिमम गेन है उसको मैक्सिमाइज करे और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है उसको मिनिमाइज करे। तो वही चीज़ होता है। अब सैडल पॉइंट आप देखो, सैडल पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है जब मैक्सिमम वैल्यू और मिनी मैक्स वैल्यू हमारा दोनों सेम हो जाता है तो हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द गेम, इफ द गेम हैज़ अ सैडल पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ द सेल एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम। अगर गेम का कोई सैडल पॉइंट है तो जो उस सेल पे जो वैल्यू आया है उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन से समझ लोगे। अब देखो 2% जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2% जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि इन अ गेम विथ टू प्लेयर्स इफ द गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अनदर प्लेयर देन दैट गेम इज कॉल्ड द 2% जीरो सम गेम। मतलब कोई भी गेम में आपका जितना फ़ायदा हुआ उतना ही उसका नुकसान हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो सम, 2% ज़ीरो सम गेम। तो ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था। अब स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन क्वेश्चन ऑफ प्योर स्ट्रैटेजी और एक क्वेश्चन हम लोग मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। और कल की क्लास में हम लोग गेम थ्योरी में डोमिनेंस रूल पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्योर स्ट्रैटेजी से। सबसे पहले प्योर स्ट्रैटेजी क्या होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को वैल्यू देते हैं और रेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी को नहीं एक्सेप्ट करते, इग्नोर करते हैं। और मिक्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम कुछ दो तीन मान लो 5-6 अगर हमारे पास स्ट्रैटेजी है तो हम 2-3 स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं और कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज़ को नहीं यूज़ करते हैं। बट वी शुड हैव टू कीप इन अवर माइंड दैट अ सम ऑफ ऑल स्ट्रैटेजीज मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये हमारा है सैडल पॉइंट, वही होता है जहाँ मैक्सिमम वैल्यू और मिनी मैक्स वैल्यू इक्वल हो जाए। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि हम लोग मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करेगा। कोई भी एक आम इंसान की नज़र से आप अगर सोचोगे तो कोई भी सोचेगा कि गेन को हम अपना जो मेरा गेन हो रहा है, जितना मेरा फ़ायदा हो रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और कोई जो मेरा लॉस हो रहा है, दूसरा क्या सोचेगा कि जो मेरा लॉस हो रहा है उसको हम कम से कम करें। तो मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन, यही तो एक प्रिंसिपल होता है। तो यही दो प्रिंसिपल पे हमारा पूरा गेम थ्योरी काम करता है। पे ऑफ मैट्रिक्स दिया होता है और उसी पे ऑफ मैट्रिक्स की मदद से हम लोग प्लेयर ए का लॉस गेन ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ द प्लेयर्स इन फॉलोइंग गेम्स निकालना है। तो देखो फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ द प्लेयर इन द फॉलोइंग गेम। तो देखो ये आपका प्लेयर ए है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 25 है, 50 है, 58 है, 20 45 40 35 55 और 42 है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रो मिनिमम निकालेंगे। स्टूडेंट्स बी केयरफुल दैट वी शुड हैव टू फाइंड रो मिनिमम और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कॉलम मैक्सिमम। तो रो मिनिमम आप देखो यहाँ पे रो मिनिमम में 20 आया, यहाँ का रो मिनिमम 45 आया, यहाँ का रो मिनिमम आपका 40 आया। कॉलम में मैक्सिमम ढूंढो 58 45 55। अब ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम में जो मैक्सिमम है, मतलब कि मिनिमम ये है, इसमें से हमको मैक्सिमम ढूंढना है, डेट इज़ 45।
और फिर हमको क्या निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू और मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें से हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो मैक्सिमम था उससे हम लोग मिनिमम वाला निकालेंगे, ये 45। तो आप देखो स्टूडेंट्स कि एज पर पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए इज मैक्सिमम मिन प्लेयर एंड प्लेयर बी इज मिनी मैक्स प्लेयर। ठीक है, ये जो है वो आपका प्लेयर बी जो है वो आपका मिनी मैक्स प्लेयर है, जो यहाँ का प्लेयर एज पर मैक्सिमम प्लेयर ए इज मैक्सिमम प्लेयर एंड प्लेयर बी इज मिनी मैक्स प्लेयर। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप 3 में टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनी मैक्स, हम लोग ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो देखो आप देखो कि ये यहाँ पे आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये भी यहीं पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों मेरा 45 जो है वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सैडल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमिन और मिनी मैक्स जो है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ हमको आपको और एक चीज़ बताना है कि ये जो चीज़ आप लोग पढ़े कि मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉसेस ऑफ, हमको क्या लिखना चाहिए था, प्लेयर बी। क्यों प्लेयर बी लिखना चाहिए था, क्योंकि अब चूंकि मेरा ये पॉजिटिव वाला पे ऑफ मैट्रिक्स है, तो पॉजिटिव प्ले ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ये प्लेयर ए आपका गेन में रहेगा और प्लेयर बी लॉस में रहेगा। तो ये तो मेरा गेन लॉस वाला समझ में आ ही गया। तो यहाँ पे चूंकि प्लेयर ए गेन में है, तो गेन को प्लेयर ए चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैक्सिमाइज करें, और प्लेयर बी जो है लॉस में है, तो वो चाहेगा कि हम अपने मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है मेरा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करें। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पे ऑफ, चूँकि ये पे ऑफ मैट्रिक्स हम देखें तो ये पूरा मेरा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे हम लोग पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए इज मैक्सिमिन, मैक्सिमिन मतलब जो उसका मिनिमम गेन है उसको वो क्या करना चाह रहा है, मैक्सिमम करना चाह रहा है, और प्लेयर बी का इज कॉल्ड मिनी मैक्स, मतलब जो उसका मैक्सिमम लॉस है उसको वो मिनिमम करना चाह रहा है। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर जब एक ही जगह पे मिल जाए तो डैट इज़ नोन एज सैडल पॉइंट। तो हमारा सैडल पॉइंट हमें मिल गया 45 है। अब सैडल पॉइंट हमें मिल गया, सैडल पॉइंट और मतलब जो है मैक्सिमिन, सैडल पॉइंट क्या होता है आप लोग को अभी तुरंत पता है कि मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनी मैक्स। अगर मिनी मैक्स और मैक्सिमिन दोनों सेम हो जाए तब हम लोग उसको कहते हैं सैडल पॉइंट मिलना, उसी वही मेरा सैडल पॉइंट है। और ये वाला केस कब आता है, प्योर स्ट्रैटेजी में आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा सैडल पॉइंट 45 मिल गया, क्योंकि मैक्सिमिन और मैक्सिमिन वैल्यू एंड मिनी मैक्स वैल्यू मेरा दोनों 45 है। तो वैल्यू ऑफ द गेम इसी को हम लोग कहते हैं, अगर सैडल पॉइंट आपको मिल रहा है तो वैल्यू आपका ऑफ द गेम आपका 45 ही हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हेंस द गेम हैज़ अ सैडल पॉइंट एट द सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू रो 2 और कॉलम 2। तो जब 2 पे ही मिल रहा है, रो 2 पे मिल रहा है, तो देखो हम लोग ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज़ कैसे लिखेंगे, ए के लिए लिखेंगे P1 P2 P3 और बी के लिए लिखेंगे Q1 Q2 Q3। तो जो ए है वो कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं किया, ना तो P1 P2 बस 1 पे आके उसको मिल गया, मतलब कि आप ये वाला चीज़ को ध्यान में रखो। देखो कि आपका ऐसे यहाँ पर था और यहाँ पे आपका 45 मिल गया, ना ऊपर वाला को लिया, ना यहाँ 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 सारे वैल्यूज़ थे, बट वो कोई भी वैल्यू नहीं लिया, यहीं पे आपका सैडल पॉइंट मिला। तो रो के हिसाब से देखो तो भी 2 और कॉलम के हिसाब से देखो तो भी 2, तो Q1 Q2 Q3 भी आपका 1 हो गया। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1, देयरफॉर इट इज़ अ प्योर स्ट्रैटेजी। तो ये प्योर स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल था। अब हम लोग एक देखो स्टूडेंट्स, एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल देखते हैं कि मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो कंसिडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे प्लेयर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लेयर ए की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी देखो हम, चूँकि हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन देना मेरा मकसद नहीं है, इट्स ओनली अबाउट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर स्ट्रैटेजी। तो ये आपका प्लेयर ए है, ये आपका प्लेयर बी है। अब यहाँ पे प्लेयर बी, यहाँ पे आप निकालो रो मिनिमम इज 7 एंड 5, कॉलम मैक्सिमम निकालते हैं इज 9 एंड 11। और इसमें भी जब मिनिमम निकाले हो तो मिनिमम में क्या निकालना है मुझे, मैक्सिमम, तो 7 हो जाएगा। और जब आप मैक्सिमम निकाले हो तो उसमें से आपको क्या निकालना है, मिनिमम। तो ये आपका 9 हो गया और ये आपका 7 हो गया। अभी एक क्वेश्चन हम जस्ट पहले किए तो वहाँ पे मेरा मिनी मैक्स एंड मैक्सिमिन दोनों सेम आया था, लेकिन इस क्वेश्चन में अब हमारा मैक्सिमिन
min और मिनी मैक्स दोनों सेम नहीं है, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 9, सो दिस गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट, इस गेम का कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। तो हम लोग, ये मेरा किस टाइप का केस हो गया, ये हमारा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का केस हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिससे कि आप उस फॉर्मूला के मदद से उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ ना करके एक आपको ऑडमेंट वाला तरीका बताना चाहते हैं। लेकिन हाँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जब आगे आप डोमिनेंस रूल पढ़ोगे या फिर आप प्योर और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला ही यूज़ करना। लेकिन ये ऑडमेंट वाला तरीका है, चूँकि अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो एक ऑडमेंट वाला तरीका सीख लो, फिर आगे तो आपको फार्मूला ही यूज़ करना है। तो हम जब कल डोमिनेंस रूल एक्सप्लेन करेंगे तो वहीं पे वो फार्मूला भी एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ऑडमेंट वाला तरीका सीखो, बिकॉज दिस ऑडमेंट रूल, मतलब कोई भी बुक में ऑडमेंट रूल को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया तरीका है, इससे भी बहुत सिंपली याद हो जाएगा अगर आप इसको यूज़ करोगे तो। जो फार्मूला याद नहीं करना चाहते उन वो लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं फॉर देयर कैलकुलेशंस। फाइंड द ऑडमेंट। अब आपके पास ये है पे ऑफ मैट्रिक्स, यू शुड हैव टू फाइंड द ऑडमेंट। तो ऑडमेंट कैसे निकलता है, ऑडमेंट निकालने का तरीका मैं यहाँ लिखती है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स एंड रोज। तो देखो, और अभी आपको लिखने के बाद आपको लिखने का तरीका क्या है, 9 और 7 का डिफरेंस क्या है, 2 है। उसको आप कहाँ लिखो, यहाँ यहाँ पे आप 2 लिखोगे, ठीक। अब उसके बाद देखो कि 5 और 11 का, सॉरी 9 और 7 का डिफरेंस 2 हम यहाँ लिखें, 5 और 11 का डिफरेंस क्या है, वो आपका 6 है। वो आप कहाँ लिखोगे, ऊपर। याद रहेगा ये चीज़। अब नेक्स्ट डिफरेंस, अब देखो 9 और 5 का डिफरेंस 4 है, आप उसको यहाँ पे लिखोगे। और 7 और 5 का डिफरेंस क्या है, 7 और 5 का डिफरेंस 4 है, सॉरी 9 और 5, 7 और 11 का डिफरेंस क्या है, 4 है। तो वो आप उसको यहाँ पे लिखोगे, लेकिन दोनों सेम है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसे काम हुआ है। लेकिन ये तरीका है कि आप पहले ऐसे लिख दिए 6 2 4 4। अब देखो हम लोग यहाँ पे काम कैसे करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद का सॉल्यूशन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले ऑडमेंट में किसी को दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, 9 और 7 का डिफरेंस को नीचे, 5 11 का डिफरेंस को, अब ये मत सोचो कि अरे 5 और 11 का डिफरेंस तो -6 होगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। यू डोंट हैव टू टेक डू कैलकुलेशन लाइक दैट, मतलब सिंपल कैलकुलेशन सोचो कि 11 में से 5 गया तो आपका 6 होगा। डिफरेंस आपको लिखना है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। मतलब 11 में और 5 में क्या डिफरेंस है, 6 से ऊपर लिख दिए, 9 और 7 का डिफरेंस को 2 नीचे लिखे। सिमिलरली 9 5 का डिफरेंस 4 को हम इस तरफ लिखें और 7 11 का डिफरेंस को इस तरफ लिखें। लेकिन बिकॉज बोथ नंबर्स आर इक्वल, दैट्स वाई देयर इज नो एनी काइंड ऑफ, मतलब हमको पता नहीं चल रहा है कि हम किसको कहाँ लिखें। अब देखो इसके बाद का कैलकुलेशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, अब ध्यान से समझना। वी नीड टू फाइंड, यहाँ पे देखो हम लोग को करना क्या है, बी केयरफुल वाइल व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टेप मेरा 2 चला जाएगा, पहला तो हम लोग वो किए, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आप सोचोगे क्या प्रोबेबिलिटी, कैसा प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। देखो आपका क्या है, 9 5 7 11 आया ना, और यहाँ पे मेरा डिफरेंस 6 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 4 आया। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, ऑडमेंट, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, ऑडमेंट, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे बनाओगे, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो P1 कैसे निकलेगा, P1 चूँकि मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है तो हर एक का अलग अलग होगा। P1 देखो कैसे निकलेगा, 6 है, ठीक है। इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है, दिस डिवाइडेड बाई 6 + 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 + 2 आपका हो जाएगा 6/8, मतलब कि 3/4, और 3/4 मतलब 0.75। P2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/8, मतलब कि 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25, ठीक है। अब हम लोग Q1 निकालेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकल गया आपका, प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं,
वो तो हम लोग P1 P2 निकाल लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं Q1। तो Q1 देखो कैसे निकलेगा, 4 है और 4 + 4 क्या होता है 8, तो वो 1/2 आपका कितना हो जाएगा 0.5। और Q2 निकालने के लिए भी हम लोग 4/8 ही करेंगे बिकॉज बोथ द नंबर्स आर सेम, तो वो भी आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा Q1 और Q2 दोनों निकल गया, P1 P2 भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहोगे तो वो तो सिंपल है लिखना कि यहाँ पर जो वैल्यू फॉर द गेम जो है वो हम लोग आराम से इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले निकाले थे कि ए के लिए तो ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज़ अगर आपको निकालना होगा, ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं, ए के लिए तो मेरा क्या होगा P1 P2, तो वो मेरा क्या हो जाएगा 0.75 और 0.25। ठीक है, और फिर हमारा बी के लिए तो Q1 Q2 होता है, तो उसके लिए आप लोग कैसे लिख सकते हो 0.5 0.5। तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है तो ऑब्वियसली आपका इसी फॉर्मेट में वैल्यू आएगा। ठीक है, ये तो आपका प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी कहो या फिर स्ट्रैटेजी करो, इसी को हम लोग एक स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए प्लेयर बी ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख दो प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। लेकिन यहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए एंड प्लेयर बी ही नहीं निकालना होता है, यू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। तो देखो वैल्यू ऑफ द गेम निकालने का तरीका क्या है, काइंडली बी केयरफुल, आपको कोई एक पैटर्न पे चलना है। देखो कैसे चलना है, आप 9 × 6 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 9 × 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करो और फिर आप क्या मल्टीप्लाई करो 7 × 6 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और जब अगर आप 9 × 6 और 7 × 6 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका इधर ही का वैल्यूज़ को आपको लिखना भी होगा। अगर आप ये कर रहे हो तो देखो वैल्यू ऑफ द गेम हम लोग कैसे निकालेंगे, 9 × 6 प्लस, हाँ ठीक है 9 × 6 या फिर 7 × 6। ठीक है, ये तुम्हारा हम आपका दो तरीका बता रहे हैं कि एक ये तरीका हो गया, या तो फिर अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हो नहीं हम 7 × 6 करना चाहते हैं 7 × 6। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये दोनों तरीका में आपका आंसर सेम आएगा। या तो आप 9 × 6 किए, अगर 9 × 6 करें तो 7 × 6 नहीं होगा, आप एक लेके चलना है। और अगर आप 9 × 6 ले रहे हो तो आप नीचे वाला का क्या लो 5 × 2। ठीक है, हम ना ये इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा, तो 5 × 2 हम लिख दिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 6 और 2 ले रहे हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू 6 + 2 हो जाएगा। आप इसको जोड़ो तो आपका देखो क्या वैल्यू आ रहा है, 54 + 10/8 मतलब कि आपका 64/8 मतलब वैल्यू 8 आएगा। जब आप 7 × 6 ले रहे हो तो आपको क्या लेना होगा 11 × 2। ठीक है, 11 × 2 वाला पैटर्न लेना पड़ेगा। तो 11 × 2 और यहाँ पे भी 6/2 ऐसे ले लेंगे। तो ये मेरा इसके हिसाब से 42 + 22/8, तो ये भी आपका 64/8, सॉरी 64/8 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, ये होगा। फिर से बता दे रहे 7 × 6 है तो फिर हमें क्या लेना होगा 7 × 6 आप लिए तो आपको 11 × 2 लेना होगा, और ये तो पैटर्न वही है 6 है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग सिर्फ ऊपर रो ही वाइज लेंगे, कॉलम वाइज भी ले सकते हैं कि अगर आप 9 × 6 ले रहे हो तो आपको इसका 7 × 4 लेना होगा। अगर आप 5 × 4 ले रहे हो तो आपको 11 × 4 लेना होगा, तो वैसे भी आपका काम हो जाएगा, तो भी आपका आंसर सेम होगा। हम देखे थे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं यहाँ पे कि हमें 9 × 4 लेना है, तब हम लोग क्या लेंगे, अगर हम 9 × 4 ले रहे हैं तो हमको 7 × 4 लेना होगा। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 9 × 4 + 7 × 4/4 + 4, तो आपका 36 + 28 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये आपका 64/8 8 हो जाएगा। फिर देखो अगर हम यहाँ पे 5 × 4 ले रहे हैं तो हमें 11 × 4 लेना होगा, तो 5 × 4 + 11 × 4/4 + 4, तो आपका 20 + 44 ये 8 हो जाएगा, मतलब 64/8 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू आपका 8 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो गया,
वैल्यू ऑफ द गेम आपका 8 हो गया। ठीक है, तो यही था मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। इसमें हम लोग ये एक तरीका है, बट स्टूडेंट्स अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि हाउ वी विल राइट द वैल्यू ऑफ द गेम, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जस्ट यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ, इसको हम लोग A11 मान लेंगे, ये मेरा A12 है। मानना क्या है, आप लोग जानते हो मैट्रिक्स को में जो पहला एलिमेंट होता है वो A11 होगा, दूसरा एलिमेंट A12 होगा, तो फिर यहाँ पे A21 होगा और A22 होगा। तो हम लोग सिंपली वही वाला काम करके इसको फॉर्मूला होता है A1, डिनोमिनेटर में होता है A11, A11 इंटू A22 प्लस A12 इंटू A21, और उसके बाद न्यूमिनेटर में आपका हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से भी हम लोग है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई विल डिस्कस दैट फार्मूला इन नेक्स्ट क्लास. Till now you just have to calculate whatever the things I have explained today. Just practice it. If you have any doubt you can ask, but practice it by own. Okay, you don't have to only watch the video or watch the lecture notes. This is not the good strategy for studying any mathematical things. You just have to copy down first in your copy, and whatever the numericals I have explained, you have to first watch as video, and afterwards whatever the things you have understand, you just try to solve it by own. If you are solving it by own, then only means whatever the things I have taught you, it's become fruitful. Otherwise if you will not solve, then it's become very difficult to understand at last moment. Generally students are aware when exams are near, but this much topics we are doing till now, and if you will at last if you will just open your eyes that we have to study, then it's not fruitful. You have to be careful, be attentive, be prepared from now only. Thank you.